नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर, आपका फायदा का। देखिए, कोरोना से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य सबसे ज्यादा परेशान हैं, प्रभावित हैं, लेकिन अब यहां एक और खतरे ने दस्तक दे दी है और इस खतरे का नाम है निसर्ग, जो दरअसल एक चक्रवाती तूफान है जो अगले 2 दिन तक गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। कितना खतरनाक है ये चक्रवात, इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या सावधानी हम सबको जो इन इलाके में रहते हैं उन्हें बरतनी होगी, आज इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा और दरअसल हमारे साथ वो मेहमान होंगे जिन पर दरअसल इस पूरे खतरे से निपटने की जिम्मेदारी है। तो अगले आधे घंटे में इस विशेष मुद्दे पर चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए, फिर चर्चा करेंगे। अम्फान का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था कि देश के समुद्री तटों पर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। इस तूफान का नाम है निसर्ग। सुपर साइक्लोन अम्फान ने जहां पूर्वी तटों पर तबाही मचाई थी, वहीं तूफान निसर्ग पश्चिमी तटों को निशाना बनाने वाला है। निसर्ग से सबसे ज्यादा खतरा मुंबई, गुजरात और को है। मौसम विभाग की माने तो निसर्ग तूफान 3 जून को मुंबई, गुजरात और दमन के तट पर पहुंचेगा। 3 और 4 जून को दोनों राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी तूफान अरब सागर के दक्षिण पूर्वी सेंट्रल क्षेत्र में तैयार हो रहा है। आईएमडी ने निसर्ग तूफान को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट है। निसर्ग से निपटने की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक के साथ मीटिंग की। उनसे तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ ने भी निसर्ग से निपटने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। एनडीआरएफ ने दोनों राज्यों में 23 रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ ने जहां गुजरात में 11 टीमें तैनात की हैं, वहीं महाराष्ट्र में 10 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि एक टीम दमन दीव और दादरा नगर हवेली में तैनात की गई है। 10 अतिरिक्त टीमों को रिजर्व में रखा गया है। मुंबई, गुजरात के अलावा पंजाब में भी स्टैंड बाय में 6 टीमें और 5 टीमों को आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है। गुजरात में एसडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। तूफान से सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने अभी से मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। बीएमसी ने अपने कंट्रोल रूम में जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को तैनात किया है। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, मुंबई फायर ब्रिगेड समेत एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क और तैनात रहने को कहा गया है। पालघर और रायगढ़ में बने ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे में तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। मुंबई में एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है। 10 में से 4 टीमें मुंबई, 2 टीमें पालघर और एक टीम रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीमें मौसम विभाग और जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। राज्य सरकारें भी तैयार हैं। बीएमसी ने सभी वार्डों के अधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कहा है। सूरत में भी समंदर किनारे 32 गांवों को अलर्ट किया गया है। मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं अस्पतालों को जनरेटर्स तैयार रखने को कहा गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। समुद्री तटों से दूर रहने को कहा है। लोगों से पेड़ और खंभों के नीचे न खड़े रहने को कहा है। चक्रवाती तूफान के दौरान घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। पेट्रोकेमिकल कंपनियों को भी अपने सामान और मशीनें सुरक्षित रखने को कहा गया है। निसर्ग तूफान तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है।
इसके अगले 12 से 24 घंटे में और ज्यादा खतरनाक हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निसर्ग तूफान का खतरा महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में, और कितना खतरनाक है ये, क्या तैयारियां इससे निपटने की हैं, क्या तैयारियां हम सबको करनी है, इस पर करते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर D.R. पटनायक साहब, जो कि देश के जाने माने वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ ही में हेड हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन डिवीजन के IMD के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ फिलहाल मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हैं और जो हमको ताज़ा अपडेट देंगे। चलिए पहले राजीव का ही रुख कर लेते हैं, ताज़ा हालात जान लेते हैं। अभी इस चक्रवात को लेकर क्या स्थिति है, राजीव बताइए। क्या कहा जा रहा है, कब तक हिट करेगा ये तटीय इलाकों को? देखिए, जिस तरीके से ये तय है कि ये 5:30 सुबह तक ये पहुंच जाएगा, यानी 12 घंटे और लगभग तकरीबन है जो यहाँ इस तरीके से पहुंच जाएगा। जैसे ही ये तैयारियां अगर देखा जाए तो IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि जैसे ही ये कोस्टल किनारों के जैसे ही मुंबई के किनारों तक ये पहुंचेगा, इसके बाद इसकी रफ्तार जो होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। रफ्तार इसके आगे और भी बढ़ सकती है, 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। मुंबई के जो दूसरे हिस्से हैं, जबकि मुंबई के अंदरूनी हिस्से में इसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कही जाएगी। हालांकि एक बात ये जरूर कही गई है कि लॉकडाउन होने के चलते जो मछुआरे हैं वो बाहर नहीं निकले हैं। पहले से यह आगाह कर दिया गया है कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं। कोस्ट गार्ड के साथ साथ नेवी के जरिए ये आगाह कर दिया गया है कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं। ये एक बात हो सकती है कि एक बचाव की बात हो सकती है। दूसरी बात, जैसे ही समुद्र के किनारों तक ये पहुंचेगा तो समुद्र के आसपास अंदरूनी मुंबई के अंदरूनी इलाकों में जो पेड़ हैं उस पर असर आएगा। इसके लिए BMC ने अपनी तैयारी की है। BMC के अधिकारी और BMC के कर्मचारियों को वहां तैनात कर दिया गया है। कुछ खास अलग अलग जो उनके औजार हैं उसके साथ साथ कि अगर पेड़ अपरुप्ट होते हैं, यानी पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए और नुकसान से बचाया जाए। इसके अलावा NDRF की टीम जो है वो भी पूरी तरह से तैनात है। NDRF की जो लोग 10 टीमें हैं अलग अलग हिस्सों में, वो तैनात किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा असर जो है मुंबई, श्रीवर्धन, पालघर, बोईसर यानी वलसाड की तरफ में देखा जा सकता है। जो रत्नागिरी के इलाके में भी इसका असर आएगा। हालांकि जो अभी तक जो IMD का प्रेडिक्शन है वो उत्तर पश्चिम की तरफ इसका असर ज़्यादा देखा जाएगा। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम के इलाकों में इसका असर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। हालांकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि जैसा कि IMD ने स्पष्ट किया है कि ये दशकों बाद, यानी कई दशकों बाद ये चक्रवाती समुद्री तूफान सीधा मुंबई की तरफ रुख कर रहा है। इससे पहले कुछ जो भी चक्रवाती तूफान थे वो मुंबई के किनारों को छूते हुए निकल गए थे, लेकिन मुंबई की तरफ ये असर आना ये दशकों बाद कहा जा सकता है। इसकी जो स्ट्रेंथन है, हालांकि अभी तक मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर। आप बने रहिए राजीव, बने रहिए। मैं फटाफट से इस पर और डिटेल ले लेता हूँ। पटनायक साहब हमारे साथ हैं। पटनायक साहब, राजीव जैसी जानकारी दे रहे हैं कि भाई दशकों बाद ही मुंबई की तरफ आएगा और इसके इम्पैक्ट होंगे मुंबई शहर पर। गति के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से ये कितना खतरनाक है अभी? हाँ देखिए, अभी का सिस्टम का जैसे उन्होंने इंटेंसिटी बताया कि अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में घनीभूत होगा, तो उसका स्पीड बढ़ेगा। एंड एट द क्रॉसिंग टाइम, जो कि कल आफ्टरनून हम बता रहे हैं क्रॉसिंग टाइम, उसमें उसका 100 से 110 किलोमीटर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहने वाले हैं। तो ये बॉम्बे के जैसे कि एक्चुअली अरेबियन सी में ऐसे भी कम सिस्टम बनता है कंपेयर टू बे बंगाल। तो ये जो लास्ट 2009 में एक फ्यान साइक्लोन था जो बॉम्बे के आसपास क्रॉस हुआ था, वो 2009 में था। तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम था, 95 किलोमीटर पर आवर तक था, लेकिन वो नवंबर महीना में था। तो ये जो सिस्टम है थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाला है स्पीड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, जो कि 100 से 110 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड तक रहेगा क्रॉसिंग टाइम में।
सर थोड़ा आसान शब्दों में थोड़ा सा बता पाएं हमारे दर्शकों को कि और इस वक्त मेरे साथ, मैं आपका परिचय भी करा दूं पहले, हमारे साथ एसएन प्रधान साहब जुड़ चुके हैं जो कि डीजी हैं एनडीआरएफ के, देश के बड़े काबिल आईपीएस ऑफिसर हैं, 1988 बैच के झारखंड कैडर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और देश का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है अभी एक तरह से प्रधान साहब के कंधों के ऊपर ही है। सर स्वागत है आपका। आपके पास आऊंगा, लेकिन पटनायक साहब से सर मैं थोड़ा सा, पटनायक साहब थोड़ा इसको आम लोगों के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए बताइए, क्योंकि 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम थोड़ा सा टर्म्स में बात करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कितना नुकसान करेगा, खासकर मुंबई के आसपास के इलाके के। थोड़ा सा समझाइए कितना नुकसान कर सकता है ये। हाँ देखिए, देखिए नुकसान जो है 3 तरह का टाइप का नुकसान होता है जनरली। जैसा कि ये तूफान बनता है तो एक होता है हवा के वजह से, हवा की गति की वजह से कोई कम्युनिकेशन लाइन खत्म हो गया, पेड़ गिर गया, ये सब टाइप का होता है डैमेज। दूसरा एक होता है रेनफॉल। जब रेनफॉल होता है, भारी हैवी रेनफॉल होता है तो लो लाइन एरिया, इस सब एरिया में भी फ्लडिंग होता है, अर्बन फ्लडिंग हो जाता है, तो ये एक सेकंड है। तीसरी बात हो रहा है कि स्टॉर्म सर्ज। जब समुद्र से तूफान आता है कोई कोस्टल एरिया में तो उसका जो टाइड बोलते हैं, इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 मीटर के अबव द एस्ट्रोनॉमिकल हाइट। तो उसी लेवल का वाटर अगर लो लाइन एरिया में जाएगा तो वो भी डैमेज करेगा। तो ये तीनों चीज का डैमेज एक तूफान करता है। तो इसका पोटेंशियल जो 110, ठीक है सर, ये आपने सही कहा, तेज हवाएं चलेंगी तो उसमें लाइंस वगैरह डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है, बारिश होगी तो उसके खतरे अलग हैं, और हाई टाइड जो होगी उससे भी जो तटीय इलाके पानी भरने का खतरा है। ये एक्चुअल खतरा जो फेस करना पड़ सकता है मुंबई और तटीय इलाकों को, वो आपने बताया। चलिए फटाफट चलते हैं प्रधान साहब के पास। सर एनडीआरएफ की क्या तैयारी है और लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे सर, क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं ही और बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर मन में। देखिए, सबसे जो अहम बात है वो ये कि जो अम्फन साइक्लोन अभी गुजरा है उसके मुकाबले ये एक कमज़ोर साइक्लोन माना जाएगा। कमज़ोर एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, कमज़ोर कंपैरेटिव में। अगर हम लोग उसके अनुपात को सोचे तो ये कम अनुपात का है, और उसमें स्पीड जो है 200 से ज़्यादा की थी, गस्टिंग विंड्स 190 की थी, और उसके अनुपात में ये ज़्यादा से ज़्यादा 110-120 तक जा सकती है, जो IMD ने स्पेल आउट किया है। तो उसके मद्देनजर ये एक नेगोशिएबल साइक्लोन माना जाता है डिजास्टर रिस्पांस के टर्म्स में, और हम लोग एनडीआरएफ की तैयारी उसके हिसाब से मुकम्मल है, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, ये एनडीआरएफ पर केवल निर्भर नहीं है, पूरे स्टेट महकमे पर, स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि स्टेट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरी तैयारी करता है। एनडीआरएफ एज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट अपने आप को मानते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्टेट करना चाहे उसको सही तरीके से हम लोग करवाएं। तो इस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि अभी बिल्कुल सही बात है सर, आपने कहा कि स्टेट के साथ। सर आपने कोई आकलन किया है अभी मुंबई या जो बाकी तटीय इलाके हैं, क्या ऐसी स्थिति है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, शिफ्ट किया जाए? क्या अभी ऐसा कोई आकलन आप लोगों ने किया है स्टेट्स के साथ मिलके? बिल्कुल, अभी मैं जस्ट नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग से आ रहा हूं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने चेयर किया। दूसरी मीटिंग थी इस निसर्ग साइक्लोन पर, और इवैक्यूएशन के फिगर्स भी महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन और गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए। ये टेंटेटिव फिगर्स थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से एक जो पते की बात यह है कि जो ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा, बंगाल का कोस्ट है, वहाँ पर ज्यादा इसकी आदत है लोगों को इवैक्यूएशन की। इस तरफ इतनी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, लेकिन ये काम ऑलरेडी बदस्तूर जारी है और एनडीआरएफ की टीमें इसमें लगी हुई हैं, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी उम्मीद है कि ये इवैक्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि इवैक्यूएशन ही मेन होता है। जब जीरो कैजुअलिटी अप्रोच पे हम लोग चल रहे हैं तो लाइफ सेव हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी और सबसे बड़ा अचीवमेंट। और हम बात कर रहे हैं निसर्ग तूफान की, जिसका खतरा जो है मुंबई और गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर मंडरा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान हैं डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान साहब और डॉक्टर डीआर पटनायक। प्रधान साहब, मैं फटाफट से आप ही के पास वापस आऊंगा। सर अभी कितनी कंपनीज आप लोगों ने तैनात की हैं, और टोटल जो मैन पावर लगेगी इंक्लूडिंग मुंबई, वो कितनी लगेगी सर, और कितने दिन में आप ये अनुमान जाहिर कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी?
देखिए, जहाँ तक एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, हम लोगों ने लगभग 41 टीमें इसमें लगाई हैं। शाम तक ये सारी टीमें अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगी। जब मैं 41 टीमें कह रहा हूँ तो मैं रात तक की बात कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीमें एयरलिफ्ट होकर ऑन वे हैं। पंजाब से 5 टीमें गुजरात आ रही हैं एयरलिफ्ट होकर बठिंडा एयरपोर्ट से। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम से, जैसा मौसम हम लोग को अलाउ करेगा, 5 टीमें और महाराष्ट्र के लिए आ रही हैं, जैसा कि स्टेट ने डिमांड किया है। तो कुल मिलाकर रात तक 41 टीमें हो जाएंगी। अभी भी अगर हम अभी की बात करें तो 16 टीमें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं और 11 टीमें ऑलरेडी गुजरात में काम कर रही हैं। तो इसलिए टीमों की कमी नहीं है। टीमों में 47 से 50 से 55 लोग रहते हैं और 300 इक्विपमेंट रहता है और लगातार ये लोग काम पर लगे रहते हैं। तो इसलिए पर्याप्त डिप्लॉयमेंट मैं मानता हूँ। अब आगे देखना है कि सभी समन्वय के साथ कैसे काम कर सकते हैं ताकि जान माल के खतरे को पूरी तरह से मिनिमाइज किया जाए। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं फटाफट से पटनायक साहब के पास चल लूं। पटनायक सर, आप लोगों का अनुमान क्या है, ज्यादा अलर्ट कहां आप मानते हैं कि होना चाहिए? मुंबई में ज्यादा अलर्ट या गुजरात के तटीय इलाके? कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, अभी जो हमारा अनुमान है, ये सिस्टम जो थोड़ा सा मुंबई से दक्षिण के में क्रॉस करेगा। जैसे कि हमने बता रहे हैं कि ये हरिश्वर एंड दामन, इसके बीच में क्लोज टू अलीबाग, जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र, ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ 3rd कल उसी एरिया में क्रॉस कर रहा है। तो ज़्यादा जो हमारा ये होगा, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह होगा, ये पलघर, मुंबई, थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा कि कल से ये एरिया ज़्यादा होगा। अच्छा। लेकिन साउथ गुजरात जो है, गुजरात स्टेट का जो साउथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी होगा स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे भावनगर, सूरत, बारूच, वलसाड़ है, ये नवसारी, ये रीजन में भी होगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया महाराष्ट्र का, उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा विंड स्पीड। अच्छा, ठीक है सर। प्रधान सर, एक सर प्रॉब्लम अभी ये है, चुनौती से कहेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं, चुनौती जरूर ये है कि भाई कोरोना का काल चल रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाके पाए जा रहे हैं। ऐसे में इवैक्यूएशन के टाइम पर, डिजास्टर रिलीफ के टाइम पर चुनौती आपकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की भी होगी। जो मैन इन वर्क है, जो मैन इन फ्रंट लाइन है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न अच्छा है और उसके लिए जो अच्छी बात ये है कि हम लोगों की तैयारी अम्फन आने से पहले या निसर्ग तूफान आने से पहले, इसका तो आकलन बहुत पहले तो नहीं हुआ था, हाल ही के दिनों में होता है, कुछ दिन पहले ही होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग जो सालाना तैयारी करते हैं वो मानसून के लिए करते हैं और बाढ़ के लिए करते हैं। और इस साल जो सालाना तैयारी और ओरिएंटेशन, जो रीओरिएंटेशन होता है बटालियंस में, उसमें सभी ट्रूप्स का रीओरिएंटेशन हो रहा था फ्लड इन द टाइम ऑफ कोविड। कि फ्लड जब आएंगे तो कोविड भी प्रासंगिक होगा और दोनों की तैयारी कैसे हो सकती है। तो ये जो तैयारी हम लोग कर रहे थे, वो मुकम्मल तैयारी कर रहे थे। पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी की प्रैक्टिस जो है पूरी मुकम्मल तरीके से कर रहे थे। तो ये तैयारी जो है हमारे लिए एक कारगर सिद्ध हुई जब हम लोगों ने अम्फन का सामना किया। और एक तरह से अम्फन हमारे लिए एक ड्राई प्रैक्टिस का, रिहर्सल का काम देगा और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। और जो सिखलाई उसमें हुई है उसको हम लोग अब निसर्ग में इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरी किट के साथ हमारे लड़के जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। उनको ये बहुत अच्छी तरह से इल्म है इस बात का कि ये एक चैलेंज नहीं है, 2 चैलेंज है। और ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर दोनों चीज चैलेंज हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, साइक्लोन का भी चैलेंज हो सकता है, और दोनों के लिए तैयार होकर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने इस बात को बार बार रखा है कि अगर एनडीआरएफ जैसी टीम, जो एनडीआरएफ डिजास्टर से डील करती है, अगर देश की वो संस्थान जो डिजास्टर से डील करती है वो इस बात को तैयार होकर नहीं जूझेगी तो और कौन करेगा। तो इसलिए हम लोग इस तैयारी में पीछे नहीं हटते हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है हम लोग मेंटली और फिजिकली एंड टेक्निकली साउंड वे में इस चीज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है।
ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा ये सुन के सर कि आप लोगों की तैयारी पूरी है। चुनौती दोहरी है लेकिन तैयारी भी उस हिसाब से की गई है। पटनायक साहब जल्दी से बताइए, ये कल हिट करेगा, अगले 2 दिनों में हिट करेगा, लेकिन नॉर्मलाइज होने में सिचुएशन को फिर कितना टाइम लगेगा, कितना असर देख रहे हैं आप, कितने दिन तक रहेगा इसका? नहीं, जैसे जैसे लैंड को हीट करता है तो उसका इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम हो जाता है। तो कल हम दोपहर मतलब आफ्टरनून को क्रॉस करेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मान लो 12:30 बजे तक मान लो क्रॉस हो रहा है ऐसा सप्तम, तो उसके बाद उसका प्रभाव 1 दिन तक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम तक ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते रहेगा। तो उसके इसलिए 4 तारीख के बाद उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ठीक है सर। 4 तारीख तक प्रधान सर आपसे उसके बाद मेरा आखिरी सवाल होगा, अब चूंकि ठीक है सर, ऑलराइट सर। प्रधान सर अब चूंकि बरसात भी आ रही है, शुरुआत हो चुकी है और बहुत इलाकों में ये हम देखते हैं कि बरसात के टाइम पर जो है एनडीआरएफ की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। क्या तैयारियां हैं सर इस बरसात के सीजन के लिए पूरी? देखिए, बरसात का असर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी नॉर्थ ईस्ट में असम के 3 जिलों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें लगभग 20 जानों के स्पॉटेड होने की बात आ रही है कि 20 जानें चली गई हैं। अभी वो पुष्ट न्यूज़ है, लेकिन कई बॉडीज हम लोगों ने निकाली है। एसडीआरएफ, लोकल एसडीआरएफ ने निकाली है, हमारी टीम भी गई है। मैं कहने का मतलब है कि जो मानसून इस बार नॉर्मल है। आईएमडी ने कहा है कि नॉर्मल से भी बेटर हो सकता है। और आपने देखा कि पिछली बार मानसून डिलेड रहा, लेकिन बारिश उतनी ही हुई जितना कोटा है या उससे ज़्यादा हुई। राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर पानी की कमी रहती है, वहाँ 40 सालों में जो तालाब भरे नहीं थे वो भर गए, और अभी सभी गांधी सागर डैम इत्यादि सब भर गए। तो इसलिए ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होने लगे हैं और एक्सट्रीम सिचुएशंस होने लगे हैं। 10 दिन की बारिश 10 दिन की बारिश 10 मिनट में भी हो जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन लेके हम लोग तैयारी उसी तरह से हम लोग तैयार हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करें, एंटिसिपेट करें, और इसी के हिसाब से एक एक्सटेंडेड मानसून, एक्सटेंडेड फ्लड सीजन की तैयारी हम लोग किए हुए हैं। और उम्मीद है कि हम लोग देशवासियों के जो उम्मीदें हैं हमसे, पर हम लोग खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए प्रधान सर, और देशवासियों की उम्मीद बिल्कुल आपसे हैं और हमें उम्मीद है कि आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारी तरफ से आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पटनायक साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे मौसम विभाग को, कि आप भी सही प्रोडिक्शन सही समय पर दें ताकि लोगों की जान बच सके, जानो माल का नुकसान कम हो। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का। इसी के साथ आज आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।